नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में अब कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं वो परीक्षाएं विभिन्न आयोगों द्वारा ली जाती है। उनमें से क्रय नियम के संबंध में जो प्रश्न आए हुए हैं आज मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए, आपके स्क्रीन में एक प्रश्न है, निविदा यानी कि बिड या टेंडर। निविदा सूचना में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, ये प्रश्न है कि कोई भी टेंडर होता है या बिड होती है उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल कर लेनी चाहिए। और एक दूसरा प्रश्न है कि निविदा एवं कोटेशन में क्या अंतर है, एक यह भी प्रश्न आया हुआ है। एक तीसरा प्रश्न है कि टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड अलग अलग क्यों रखा जाता है। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन पर आज मैं डिस्कशन करूंगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रय नियमों में इनके बारे में कोई भी प्रश्न आ सकता है। जैसे कहा गया कि टेंडर सूचना में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, तो देखिए मैंने सीरियल से बताया है कि टेंडर एक प्रकार का जो क्रेता विभाग होता है या क्रेता संगठन होता है वो ऑफर देता है, इसको ऑफर ही बोलते हैं। टेंडर को हम ऑफर भी कहते हैं कि एक प्रकार का ये ऑफर देता है कि ऐसे बिडर या वो विक्रेता जो सामान बेचना चाहते हैं या आपूर्ति कराना चाहते हैं एक निश्चित कीमत पर, वो इस पे अपने ऑफर प्राइस दें। तो टेंडर को हम, निविदा को हम बिड कहते हैं, टेंडर कहते हैं, प्रपोजल कह सकते हैं, ऑफर कह सकते हैं, रिस्पॉन्सेस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये कई नामों से हम जानते हैं, लेकिन जो चर्चित नाम है वो टेंडर और बिड है। तो जब हम कोई भी क्रेता संगठन परचेजर जो है वो आप अब तो ऑनलाइन होने लगा है, ई प्रोक्योरमेंट और जिम के माध्यम से और ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टेंडरिंग होती है ताकि निष्पक्षता रहे, ईमानदारी रहे। तो जो परचेजर होता है वो ऑफर करता है और अपनी कुछ शर्तें लिखता है, प्रक्रियाएं लिखता है, विशिष्टीकरण लिखता है कि सामान में क्या क्या क्वालिटी चाहिए, और इस प्रकार से एक प्रपोजल प्रस्तुत करता है। इसको कभी कभी आरएफपी भी कहते हैं, इसको हम आरएफपी भी कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बोलते हैं। और ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक प्रकार से सूचनाओं का बंडल होता है, और वो सूचनाएं जिनको ध्यान में रखकर बिडर को अप्लाई करना है, जिससे कभी भी विवाद उत्पन्न ना हो, निष्पक्षता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और ओपननेस रहे। तो इसी को हम बोलते हैं कि बिड में, टेंडर में कौन कौन सी सूचना होनी चाहिए। और वो जो बिड और होता है उसे हम आरएफपी भी कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये प्रस्ताव करता है हमारा परचेजर डिपार्टमेंट कि हम परचेज करना चाहते हैं और ये चीज़ें हमारे प्रस्ताव हैं, इसमें से जो लोग सहमत हों वो अप्लाई करें, और इनमें से जो सबसे कम दर पर देगा सामान, उसी गुणवत्ता का जिसके बारे में हमने उल्लेख किया है प्रस्ताव में, उस गुणवत्ता को जो पूरा करेगा और जो सबसे कम कीमत पर दे देगा उससे हम सामान ले लेंगे। और भी उसमें शर्तें होती हैं, वो क्या क्या है देखिए सामने। नंबर एक, पहला तो ये लिखेगा अपने बारे में क्रेता या संगठन की सामान्य जानकारी देगा। जब हम बिड तैयार करते हैं और पब्लिश करते हैं पेपर में, या पब्लिश करते हैं किसी वेबसाइट में, या पब्लिश करते हैं हम जिम में, तो हम जो क्रेता संगठन होता है जो खरीदता है माल को, सामान को, सामग्री को, वो अपने बारे में बताता है कि उसकी क्या एंटिटी है। नंबर दो, निविदा दाताओं के लिए निर्देश होते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिडर्स के लिए कुछ उसमें निर्देश लिखे होंगे कि आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना होगा। ठीक है। निविदा प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण होगा कि जो आपकी बिड की प्रोसेस है उनमें उसके बारे में बताएगा कि क्या उसका निविदा प्रक्रिया क्या है, कैसे आप किस दिन निविदा को अप्लाई करेंगे, किस दिन आप निविदा का लास्ट डेट क्या होगी, निविदा में क्या क्या चीज़ें उसमें सामान हम खरीदना चाहते हैं, तो संक्षेप में बताएगा। चौथा है निविदा दाताओं यानी बिडर्स की जिज्ञासा, प्रश्न, आशंकाओं के निराकरण हेतु प्री बिड मीटिंग कॉन्फ्रेंस की सूचना तथा प्रक्रिया।
एवं शुद्धि पत्र। जब बिड्स तैयार की जाएगी तो निविदा दाताओं यानी कि बिडर्स को परचेजर डिपार्टमेंट कहेगा कि जब हम बिड जारी करेंगे तो बिड जारी करने के 3 दिन बाद इस तारीख को आपकी कोई भी समस्या हो पूरा पढ़ लीजिए बिड डॉक्यूमेंट को। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई आशंका हो, कोई प्रश्न हो, तो हम इसके लिए प्री बिड मीटिंग करेंगे। प्री बिड मीटिंग का मतलब बिड्स की डेट खत्म होने से पहले 3 या 4 या 5 दिन के अंदर या एक कोई पर्टिकुलर डेट को ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, ऑफलाइन मीटिंग हो सकती है। इसका बारे में उसमें उल्लेख होगा बिड डॉक्यूमेंट में, और यह भी बताया जाएगा कि किस तारीख को हमारी ये प्री बिड मीटिंग होगी और क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। और अगर प्री बिड मीटिंग में किसी प्रकार की कोई भी आपकी शिकायत या आपका संशय सही पाया जाता है तो हम उसको शुद्ध कर देंगे अपने प्री बिड के डॉक्यूमेंट में, या प्री बिड के बिड के डॉक्यूमेंट में अगर हमसे कोई गलत सूचना मांगी गई है तो उसका हम शुद्धि पत्र जारी कर देंगे, कॉरिजेंडम जारी कर देंगे। ठीक है। 5वीं सूचना होती है टेंडर बिड की फी। कितना हम टेंडर फी लेंगे, कितना शुल्क लेंगे, टेंडर अगर आप अप्लाई करेंगे तो कितनी शुल्क जमा करना पड़ेगा, इसका उल्लेख होता है टेंडर डॉक्यूमेंट में। टेंडर निरस्तीकरण अधिकार तथा प्रक्रिया। अगर हमको टेंडर निरस्तीकरण करना पड़े तो ये हमारा अधिकार होगा, और हम कैसे निरस्तीकरण करेंगे उसकी प्रक्रिया का भी टेंडर डॉक्यूमेंट में उल्लेख रहता है। छठा है ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये जो ईएमडी होता है ये जितने माल की वैल्यू होती है, जितने सामान का, जितने रुपए का हम सामान खरीदना होता है क्रय के लिए, जो हमारी एस्टिमेटेड आपकी बिड की वैल्यू होगी उसका एक निश्चित दर की ईएमडी होती है। ये ईएमडी सामान्यतः 1 से लेकर 3%, 5% तक होती है। तो आपका जो भी मन हो 1%, 2% वो ईएमडी ली जाती है। मान लीजिए अगर 1 लाख का सामान लेना है तो 1000 रुपये उसकी ईएमडी जमा कराना पड़ेगा, जो कि बिड प्रक्रिया के समय या अंत में जमा करना होता है। जब लास्ट डेट खत्म होने वाली होती है उससे पहले ईएमडी जमा हो जानी चाहिए। तो आपको बताया जाएगा उसमें डॉक्यूमेंट में कि ईएमडी की प्रक्रिया क्या है, ईएमडी का प्रकार क्या होगा, मतलब कैसी ईएमडी चाहिए हमको, आपका डीडी चाहिए कि चेक चाहिए कि बैंकर चेक चाहिए, किस रूप में हमको ईएमडी चाहिए या कैश चाहिए, जिस रूप में भी ईएमडी चाहिए उसका हमें उल्लेख करना पड़ेगा। वापसी की प्रक्रिया, बिड डॉक्यूमेंट में ये बताना पड़ेगा कि ईएमडी हम कब वापस करेंगे। सामान्यतः कोई बिडर जब नॉन क्वालिफाई रहता है, नॉन रिस्पॉन्सिव रहता है, तो उसकी बिड को, उसके ईएमडी को वापस कर जाता है। यानी कि जो आपका बिडर असफल रहता है, जिसके नाम L1 नहीं आता है, तो उसका वापस किया जाता है। जब्तीकरण, हम फॉरफिट कब कर लेंगे इसका उल्लेख होता है हमारे बिड डॉक्यूमेंट में कि हम तुम्हारी ईएमडी जब्त कब करेंगे, तो उसकी परिस्थिति होती है। नॉर्मतः तब हम जब्त करते हैं जब कोई इलीगल काम कर दे टेंडरर जो बिडर है, या जब कोई वो झूठी सूचना दे दे, और या तब जब उसका L1 आ जाए और वो माल सप्लाई करने से मना कर दे, या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी न जमा करे L1 आने के बाद, तब उसका ईएमडी जब्त हो जाएगा। इलीगल कोई भी, यानी कि जो शर्तों का उल्लंघन करेगा अगर बिड डॉक्यूमेंट के, तो परचेजर डिपार्टमेंट उसकी ईएमडी को जब्त कर सकते हैं। इसका उल्लेख होगा उस बिड डॉक्यूमेंट में। निविदा प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया, जब निविदा को टेंडर की प्रेजेंटेशन होता है कि जब टेंडर फ्लोट कर दिया जाता है जिम में या ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया क्या है। उसमें ईएमडी होगा, टेक्निकल प्रपोजल भी होगा, वित्तीय प्रपोजल होगा, ओईएम का अधिकार पत्र होगा, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लगा होगा, वित्तीय लेखा जोखा चार्टर अकाउंटेंट के हस्ताक्षर से तैयार किया हुआ बैलेंस शीट लगाई जाएगी, और प्री बिड मीटिंग जैसे मैंने ऊपर बताया गया है उसके बारे में उसमें उल्लेख होगा। तो ये निविदा प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया लिखी जाएगी बिड डॉक्यूमेंट में। अगला है लेट बिड। इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा आपके बिड डॉक्यूमेंट में कि अगर बिड टाइम के बाद अगर आएगा तो उसको लेट माना जाएगा, स्वीकार नहीं होगा। मान लीजिए उसकी 30 तारीख लास्ट डेट है और 30 तारीख के बाद बिड डाला गया तो स्वीकार नहीं होगा। अगला है बिड प्रस्ताव मूल्यांकन क्रिया।
प्रक्रिया, बिड प्रस्ताव, जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी तो फिर उसका किस प्रकार से वैल्यूएशन किया जाएगा बिड का, जो प्रस्ताव दिए गए हैं, तो उसके लिए क्रय समिति बनाई जाएगी। आपका जो परचेज विभाग है वो अपना एक परचेज कमेटी बनाएगी, उसको बिड कमेटी बोल सकते हैं, टेंडर कमेटी बोल सकते हैं। वो आए हुए प्रस्ताव को जांचेगा। आपको पता ही है कि सिंगल स्टेज टू बिड सिस्टम लागू होता है। एक तो टेक्निकल बिड होती है और दूसरी फाइनेंशियल बिड। उसको बोलते हैं सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज में। ये जो बिड का हमने बताया, ये सामने चल रहा है जो स्क्रीन में, ये सिंगल स्टेज, एक ही बार में वो टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों बिड अपलोड कर देगा। लेकिन वो फाइनेंशियल बिड तभी दिखेगा जब टेक्निकल बिड खुल जाएगा, पहले फाइनेंशियल बिड नहीं दिखेगी, किसने कितनी कीमत लगाई। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया कौन करेगा? आपका टेंडर परचेज कमेटी करेगी। इसके बारे में उल्लेख किया जाएगा उसमें बिड में कि कैसे मूल्यांकन प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया का उल्लेख होगा। और बिड टेंडर खुलने का समय बिड डॉक्यूमेंट्स में होगा, कितने दिन के लिए ये समय है। बिड फ्लोट होने के, बिड डालने के 15 दिन बाद, 21 दिन बाद, किस तारीख को किस समय बिड खोल दी जाएगी। जेम के माध्यम से तो ऑटोमेटिक उस तारीख के बाद खुलेगी। अगर हमको डेट बढ़ाना है तो उससे पहले हमें डेट बढ़ाना पड़ जाएगा। अगला है टेक्निकल बिड का मूल्यांकन। जब आपकी बिड खुल जाएगी तो हमको यह भी बताना पड़े आपके डॉक्यूमेंट में, बिड डॉक्यूमेंट में, कि टेक्निकल बिड का हम कैसे मूल्यांकन करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे, टेक्निकल बिड की मुख्य बातें क्या है, वो हमारे बिड के डॉक्यूमेंट में ही बताना पड़ेगा। कि आपको अगर ये सामान बेचना है कीमत, हमारे एक निश्चित कीमत पर, न्यूनतम दर पर, L1 पर, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उस सामान के बारे में। नंबर 1, लीगल एंटिटी। पहले बात तो जो सेलर है, जो बिड डाल रहा है, वो उसकी एक लीगल एंटिटी हो। वो कंपनी है, कारपोरेशन है, वो कंपनी एक्ट में दर्ज है कि पार्टनरशिप एक्ट में दर्ज है, यानी कि उसकी लीगल एंटिटी होनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति से हम ये सामान नहीं लेंगे। वो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा है कि कंपनी एक्ट द्वारा है, तो उसकी विधिक अस्तित्व देखा जाएगा। पिछला कार्य अनुभव देखा जाएगा कि वो कंपनी, कारपोरेशन जो भी हमको दे रहा है फर्म, उसका क्या एक्सपीरियंस है। हम हो सकता है एक्सपीरियंस मांगे कि मान लीजिए अगर हम 1 लाख का माल आपसे ले रहे हैं तो आपकी कम से कम 50,000 की माली की स्थिति हो। आप इससे पहले जो काम किया हो तो कम से कम 50,000 रुपये का काम आपने, कम से कम एक आपका टेंडर 50,000 का होना चाहिए, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो पिछला कार्य अनुभव देखेंगे कि उसने कितना काम किया है। सामान, वस्तु या सामग्री का पिछला अनुभव, मतलब कि आपने कितना सामान बेचा है पहले, उसके आप हमको परचेज ऑर्डर दिखाइए। तो ये हमारे बिड डॉक्यूमेंट में हम पहले से पूछेंगे कि पिछले अनुभव का हमको कुछ दिखाइएगा। हम टेक्निकल बिड में देखेंगे जब खोलेंगे कि आपके पास अनुभव है कि आपने L1 डाली दिया है, अपना रेट डाली दिया, आप सामान दे भी पाओगे। तो ये हमसे पिछले अनुभव से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति माल सप्लाई कर सकता है। और हम वही देखेंगे कि जो सामान हमने मांगा है उसका अनुभव देखेंगे कि आपने वही सामान पहले कभी बेचा है। टर्नओवर, हम ये देखेंगे कि हम 1 लाख का माल ले रहे हैं तो आपका साल भर में आपका कितना खरीद फरोख्त करते हैं, पिछले 3 साल का हमको टर्नओवर दिखाइए। नेटवर्क, हमको ये दिखाइए कि आप कहीं घाटे में तो नहीं चल रहे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। जितना माल खरीदो, जितना बेचो, नो प्रॉफिट नो लॉस चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको लॉस चल रहा हो। दिवालिया भुगतान क्षमता प्रमाण पत्र, हमको इंसॉल्वेंसी का भी प्रमाण पत्र चाहिए कि आप बैकडेट और इंसॉल्वेंट तो नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, इसका भी हमको प्रमाण पत्र चाहिए। जीएसटी, पैन, जीएसटी रिटर्न, OEM अधिकार पत्र। अगर आप LG का AC बेच रहे हैं तो आप हमको LG कंपनी का अधिकार पत्र दीजिए कि आप उनके अधिकृत विक्रेता हैं। OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो वास्तविक निर्माता है उसका अधिकार पत्र दीजिए कि उसने आपको अधिकार दे रखा है कि आप इस कंपनी का माल बेचे। वित्तीय बिड खुलने की प्रक्रिया, जब ये आपके टेक्निकल बिड की प्रक्रिया लिख दी जाएगी तो वित्तीय बिड की खुलने की प्रक्रिया होगी कि कब वित्तीय बिड खुलेगी। और फिर जब वित्तीय बिड खुल जाएगी, लोएस्ट प्राइस जो L1 आएगा, लोएस्ट वन, L1 का मतलब होता है लोएस्ट वन, जो सबसे पहला व्यक्ति होगा, लोएस्ट सबसे कम कीमत देने वाला, फिर उसकी सूचना निकल के आ जाएगी। और जब उसकी निकल के आ जाएगी फिर आप उसको सूचना देंगे आप कि आप L1 पाए गए हैं। जब वो अपना परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देगा, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जितने माल का वो सप्लाई करने जा रहा है, जितने रुपए की, उसका एक निश्चित परसेंटेज
आपको बैंक गारंटी ग्रुप में, डीडी ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक में, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ग्रुप में, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वो धनराशि दे जाएगा। समानता 3% लिया जाता है बैंक गारंटी। अगर आप 1 लाख का सामान वो उसको देना है तो 3,000 रुपया आपको बैंक गारंटी ग्रुप में आपके पास जमा कर देगा। और 3 करोड़ रुपए का अगर वो सामान दे रहा है तो 3 लाख की गारंटी का कागज दे जाएगा, चाहे डिमांड ड्राफ्ट दे जाए और चाहे वो आपका आपके ही पक्ष में कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका पत्र दे जाए बैंक के द्वारा तैयार किया हुआ, उसको बैंक गारंटी कहेंगे। ठीक है, संविदा हस्ताक्षर, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा कर देगा तो परचेजर और सेलर के बीच में, बीडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वारंटी गारंटी का उसमें उल्लेख होगा। यह भी उसमें उल्लेख होगा कि अगर कोई विवाद होगा तो कैसे निपटाया जाएगा। मध्यस्थता कौन उसकी आर्बिट्रेरी करेगा, कौन मध्यस्थ करेगा विवाद होने पर। संविदा निरस्तीकरण किन दशाओं पर कर सकता है परचेजर, उसका उल्लेख करेगा बिड डॉक्यूमेंट में। और भुगतान के प्रक्रिया के उल्लेख करेगा कि हम भुगतान कब करेंगे। सामान जब वहाँ पहुँच जाएगा, सामान की चेकिंग हो जाएगी, निरीक्षण हो जाएगा, सामान अप टू द मार्क मिलेगा, सामान उसी ब्रांड के मिलेगा जो मांगा गया था, तो हम आपको 90% या 95% भुगतान कर देंगे। उसमें एक प्रक्रिया लिखी रहती है कि भुगतान की क्या प्रक्रिया होगी। अगला पॉइंट, स्कोप ऑफ वर्क। हम यह भी बताएंगे जब संविदा के हस्ताक्षर करते समय कि आपको क्या क्या काम करना है, जैसे सामान की आपूर्ति, उसकी ढुलाई, उसको चलाना, ऑपरेट करना, उसका रिपेयर, उसका मेंटेनेंस। ये स्कोप ऑफ वर्क भी हमको बिड डॉक्यूमेंट में बताना पड़ेगा सेलर को कि हमको क्या क्या आपसे अपेक्षाएं हैं। और भुगतान की प्रक्रिया कैसे, फिर से वही पॉइंट आ गया, कैसे भुगतान किया जाएगा। और जब सफलतापूर्वक अगर भुगतान हो जाता है तो फिर हम आपकी कब पीबीजी वापस करेंगे, यानी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है वो हम कब वापस करेंगे। अगर सफलतापूर्वक उसने आपूर्ति कर दिया और एग्रीमेंट समाप्त हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, काम आपका पूरा हो गया, तो जो उसने 3% आपको अपनी डिमांड ड्राफ्ट जमा किया था परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, वो उसको वापस करना पड़ेगा। परचेजर उसको वापस करेगा, क्योंकि वो जोखिम के लिए रखा जाता है कि कहीं पर किसी भी स्तर पर सेलर कुछ गड़बड़ करे, सामान की सप्लाई ना कर पाए, कहीं एग्रीमेंट का जो लिखा गया उसका उल्लंघन करे, तो उसकी वो जब्त कर लीजिए पीबीजी। ठीक है, तो निविदा बिड में कौन कौन सी सूचनाएं समावेश होनी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। इसी से मिलकर पूरा बनता है आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इन्हीं सामग्री बनता है और इसे बोलते हैं टेंडर या बिड डॉक्यूमेंट। बिड डॉक्यूमेंट में 25 पॉइंट है ये। इन 25 पॉइंट को आप अगर अच्छे से लिख देंगे, ये केवल पॉइंट ही लिखाएंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, किसी भी डिटेल की जरूरत नहीं है। ये अगर ये 20 मार्क्स से भी क्वेश्चन आ गया है, पहले बात तो ऐसे क्वेश्चन 5 या 10 नंबर का आएगा, ये मैंने बहुत लिखवा दिया है। आपको अगर 10 से 15 पॉइंट भी याद आए तो बहुत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निविदा कोटेशन में अंतर। ये पुराना क्वेश्चन है, देखिए आगे आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अब निविदा कोटेशन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। अब तो बहुत सामान से ऑफिस इस काम को करते हैं और कोटेशन तभी लेते हैं जब मजबूरी में निविदा से सामान ना खरीदा जा सके। कैसे, अचानक कोई जरूरत पड़ जाए, आपका जनरेटर खराब हो जाए, आपके अचानक लाइट का ट्रांसफार्मर उड़ जाए, आपको अचानक कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति है जिसके कारण पूरे कार्यालय की लाइट चली जाए, अब उसमें खर्चा होने वाला है 1 लाख रुपया, तो भाई टेंडर करेंगे, जिम करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा और लाइट के बिना 2 मिनट भी नहीं आप कार्यालय में काम कर सकता कोई व्यक्ति। तो ऐसी परिस्थितियों में अपरिहार्यता की स्थिति में कोटेशन ले लिया जाता है। तो कारण क्या है, निविदा कोटेशन में अंतर क्या है, आपको पता ही है 1 लाख तक की सीमा के बाद हम लोग निविदा समानता करते हैं। तो दोनों के अंतर्गत क्रय की सीमा का अंतर है। निविदा एक निश्चित सीमा के बाद किया जाता है और कोटेशन एक कम से कम रकम के लिए किया जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, टेंडर में फार्म का मूलधन होता है, जैसे मैंने कहा टेंडर फी, लेकिन आपके कोटेशन में उसका शुल्क नहीं होता है। आप सरकारी व्यक्ति जाता है और बाजार में निकलता है और उसी सामान का लिफाफा बंद 3 रेट ले लेता है, इसको बोल देते हैं हम कोटेशन। 3 जगहों से उसी चीज़ का रेट ले लेगा लिफाफा बंद और फिर कार्यालय में आके वो खुलेगा, या उस फर्मों से कहा जाएगा कि आप अपना रेट लिफाफा बंद दीजिए, और ताकि अधिकारी खोलेगा, जिसका रेट कम होगा वो सामान ले लेगा। ठीक है, तो लेकिन उसका कोई शुल्क नहीं होता है, उस फार्म का शुल्क नहीं होगा। और तीसरा है टेंडर या बिड, जिसे कहते हैं विज्ञापन
निकाला जाता है, समाचार पत्र में निकलता है, प्रकाशित होता है, लेकिन कोटेशन में नहीं होता है। कोटेशन में प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। जो अगर हमको एक पेन पेंसिल लेना है तो मार्केट में जाएंगे और वो पेंसिल के फर्म से कहेंगे कि हमको इतनी पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए, इतनी डायरी चाहिए, आप इसका हमको कोटेशन दे दीजिए, इस ब्रांड की चाहिए, इस कंपनी की चाहिए, जो कम रेट में होगा हम हमारा कार्यालय में खोले जाएंगे 3 प्रस्ताव, जिसका कम होगा उससे हम परचेज कर लेंगे। तो ये कोटेशन है, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। चौथा, टेंडर ऑनलाइन या बिडर की उपस्थिति में खोला जाएगा। टेंडर ये कोई इसमें सूचना होगी कि इस तारीख को बिड खुलेगी। आप बिड खुलते समय आप चाहें तो कार्यालय में जाइए, ऑनलाइन भी बिड खुलेगी तो आइए हमारे सामने, आपके सामने खुलेगा। अगर 4:40 है, कुछ बिडर सामने आके बैठ जाएंगे कि सर 4:40 आप खोलिए, टाइम पूरा हो रहा, तो उनके सामने ही खोला जाएगा। तो एक यह भी है कि टेंडरर को, बिडर को सूचना रहती है। तीसरा, टेंडर में अर्नेस्ट मनी आवश्यक है। आपको बताइए, मैंने ईएमडी ली जाती है, बिड में ईएमडी ली जाएगी, लेकिन उसमें ईएमडी नहीं ली जाएगी कोटेशन में। तो बात समझ में आ गई। अब आता है टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड अलग अलग क्यों रखा जाता है। पहले मैंने आपके अभिलेखों के अनुसार बता दिया कि बिड में उल्लिखित तकनीकी मानदंड या गुणवत्ता अभिलेख जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक फाइनेंशियल बिड खोलने का मतलब नहीं। इसलिए अलग रखा जाता है कि पहले हम टेक्निकल बिड के डॉक्यूमेंट को चेक कर लें। अगर जिनके डॉक्यूमेंट सही होंगे उनको हम सेलेक्ट कर देंगे, और जब सेलेक्ट कर देंगे और जिनके डॉक्यूमेंट नहीं सही होंगे उनको जब रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट वाले का फिर बिड, फाइनेंशियल बिड दिखना बंद हो जाएगा, और टेक्निकल बिड वाले क्वालिफाई हो जाएंगे फाइनेंशियल बिड के लिए, और उन्हीं का फाइनेंशियल बिड खुल जाएगा। तो टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड इसलिए अलग रखा जाता है कि पहले हमको ये देखना पड़ता है कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में एलिजिबल है, ये हमने जो बिड डॉक्यूमेंट में जो हमने मांगी है चीज़ें ये पूरी कर रहा है, उस क्वालिटी को, उसके कागज, उसका एग्रीमेंट, और आपके ईएमडी दे रखा है इसने, या उसने अब हमारे जो एग्रीमेंट है, जो ओईएम का ऑथराइजेशन लेटर है, जीएसटी है, पैन है, रिटर्न है, ब्लैक लिस्टेड ना होने का प्रमाण पत्र है, टर्नओवर है, पिछले अनुभव का प्रमाण पत्र है, ये सब इसने दिया कि नहीं दिया। अगर दिया है तो इसको हम ओके करेंगे, और नहीं दिया है तो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम पहले तकनीकी बिड को अलग रखते हैं और फाइनेंशियल बिड को अलग रखते हैं। जो टेक्निकली क्वालिफाई होते हैं उसका ही फाइनेंशियल रेट देखा जाता है। तो मुझे समझ में आ गया होगा कि आपको बड़े अच्छे तरह से मैंने ये लेक्चर के द्वारा इन तीनों प्रश्नों को अच्छे समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को आग्रह कीजिए कि इसे सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किसी नए बिंदु पर, किसी नए क्वेश्चन पर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।